मास नंबर ऑफ एटम, परमाणु का द्रव्य या परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ओके, ये परमाणु की द्रव्यमान संख्या है। और जिड क्या है? जिड क्या है भाई? एटॉमिक, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक है ये। प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन होता है किसका भैया? परमाणु का प्रदर्शन जो हम लोग करते हैं इस तरीके से। एक बात हमेशा नोट पॉइंट याद रखिएगा, नोट पॉइंट कर लो, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट कि भैया द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में सदैव ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। याद रखिएगा, हमेशा कहां लिखा जाता है भैया? ऊपर लिखा जाता है। कहीं भी इस तरीके से भाई आपको मिल जाए, अगर यक्स यहां पे है, जरूरी नहीं ए भी इस साइड दे दे और जेड भी इस साइड दे दे, तो भी ये चीज सही है, तो भी ये सही है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है यक्स इस साइड जेड इस साइड दे दे, तो भी बात क्या है? सही है। लेकिन कभी भी ये बात नहीं सही हो सकता, ये बात सही नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि भैया ये क्या हो जाए, ये हो गया यक्स और यहां पर कर दे जेड और यहां पर कर दे ये। अगर ऐसे टॉपिक बनते हैं तो ये सरासर क्या होगा? गलत होगा। सरासर क्या होगा भाई? सरासर क्या होगा? ये गलत होगा। तो याद रखिएगा, परमाणु प्रदर्शन कैसे करते हैं? परमाणु प्रदर्शन जब भी हम करेंगे तो भैया परमाणु के ऊपर उसकी द्रव्यमान संख्या और क्या करेंगे, जो परमाणु क्रमांक होता है वो सदैव कहां लिखा जाता है? नीचे। सदैव कहां लिखा जाता है? नीचे। याद रखिएगा ये बात मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? जल्दी से बता दो। एटॉमिक नंबर मतलब जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बात किए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। कि परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक क्या है? जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, परमाणु क्रमांक क्या है भाई? परमाणु क्रमांक जल्दी से। नहीं पता? अरे सिंपल सा है भाई, सिंपल सी बात है। क्या बोल सकते हो इसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, एन एटम। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। क्लियर है? परमाणु क्रमांक क्या है? किसी एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक। अगला आता है भैया द्रव्यमान संख्या। भाई द्रव्यमान संख्या क्या है सर? द्रव्यमान संख्या क्या है? आ जाइए, द्रव्यमान संख्या भी कर ले। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक, क्या लिख सकते हो? एक परमाणु में, एक परमाणु में
उपस्थित, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्लियर है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। हो गया? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला था, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं, याद रहेगा ना। और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा भाई। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर यहां से भैया पूछ ले न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या हो जाएगा? ए माइनस पी प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आ जाइए, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा भाई? अभी हम लोगों ने बात किया, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? जल्दी से आ जाइए तो भैया, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, ये बात कर लें। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू, मतलब प्रोटॉनों की संख्या गुणे मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन गुणे आपका क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या हो जाएगा भैया? मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रोटॉनों की संख्या, एक परमाणु में कितने प्रोटॉन है उनकी संख्या गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या गुणे एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। जैसे भाई कोई एक एटम ले लिया, हमने बोला एक एटम ले लिया, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, मैंने क्या ले लिया? कार्बन C6H12। मैंने कहा इसका मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या होगा? मैंने कहा इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन। तो इसका द्रव्यमान बताइए एक परमाणु का। तो आप क्या करोगे? या करोगे सर प्रोटॉन 6 हो गए तो प्रोटॉन का मास का गुणा करेंगे तब 6 प्रोटॉनों का मास मिलेगा, प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन 6 है तो गुणे न्यूट्रॉनों के मास का मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ क्या करेंगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना भाई। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तभी तो मिलेगा ना। जैसे मुझे कोई कह दिया गया एक मिठाई के डब्बे में 10 मिठाइयां हैं, जिसमें से 6 रसगुल्ले और 4 क्या हैं भाई? आपके पास एक मिठाई का डब्बा है, उसमें 10 मिठाइयां हैं, 6 रसगुल्ले और 4 लड्डू हैं। अब मैंने कहा रसगुल्लों का वजन, एक रसगुल्ले का वजन 50 ग्राम है, एक रसगुल्ले का वजन 50 ग्राम, और जो लड्डू हैं उनका वजन क्या है भैया? 20 ग्राम। तो अब मैंने कहा पूरे डब्बे का वजन बताओ, तो आप क्या काम करोगे? सर एक रसगुल्ले का वजन जो आपने बताया वो बताया 50 ग्राम, और हैं कितने? 6, तो टोटल इनका कितना हो गया? 300 ग्राम। अब उसके बाद एक लड्डू जो है, लड्डू का वजन मैंने बताया 20 ग्राम है। सर जी कितने? 5, तो 4, तो 20 चौक कितना हो गया? 80, तो टोटल कितना आ गया? 380 ग्राम सर वजन होगा। तो सेम यही चीज
कि बेटा कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान बताओ। तो भैया एक कार्बन का द्रव्यमान सर क्या हो जाएगा, 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस 6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, या तो 6 प्रोटॉनों का अलग अलग ऐड करो, या तो 6 गुणे 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान कर दो। सेम यही मैंने किया। तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन गुणे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गुणे मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक बात यहां से बेटा, एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक बात ये है, चूंकि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन के, यहां से मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो गया तो हम लोगों को क्या मिल गया, मास ऑफ प्रोटॉन मान लो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां मिल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस क्या मिल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां से एक बात और याद रखो, एक बात और, मास नंबर बराबर, अब ही हम लोग पढ़ के आए थे, मास नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके जगह पे रख लें, इसके जगह पे रख लें, तो एक एटम का परमाणु द्रव्यमान क्या आ गया, मास नंबर, उसका मास नंबर और गुणे क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन। ये आ गया एक प्रोटॉन का, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया। तो एक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो गया, मास नंबर गुणे मास ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर गुणे मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या गुणे, द्रव्यमान संख्या गुणे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, गुणे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। ओके, प्रोटॉन का, नोट कर लीजिए, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। थोड़ा सा और इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, इधर देखिए थोड़ा सा, नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये कहता है कि एक एएमयू बराबर होता है 1/, एवोगैड्रो कांस्टेंट, या नहीं, या फिर या इसके जगह पे हो जाता है 1/6.022 गुणे 10 के घाते 23, या 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ओके, एक परमाणु का द्रव्यमान ये लिख सकते हो, एक परमाणु का द्रव्यमान, याद रखिएगा, एक एमयू बराबर एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो अच्छा, एक एमयू का सर मान क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक एमयू बराबर, एक एमयू बराबर आपने क्या कर दिया, चलिए थोड़ा सा इस चीज को निगमन कर लेते हैं, एक प्रकार जान लेते हैं एक एमयू को। अच्छा, एक एमयू बराबर क्या कह दिया, एक एमयू बराबर, इसने बोला एक एमयू बराबर हुए 1/12 और गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर हम बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, आप फार्मूला जानते ही हो कि मास नंबर, मास नंबर गुणे क्या होता है भैया, मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है। तो एक एमयू बराबर कार्बन का मास क्या होता है, मास नंबर 12 हो जाएगा, गुणे क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन। तो एक बात यहां से ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 12 से ये 12 क्या हो गया, कैंसिल, ये 12 से ये 12 कैंसिल हुआ कि नहीं, क्योंकि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान बोल रहा है, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मास नंबर गुणे क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है, तो ये इससे कैंसिल, तो भैया क्या आ गया, एक एमयू बराबर, एक एमयू बराबर क्या हो गया भैया, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, याद रखिएगा, मास ऑफ क्या हो गया, प्रोटॉन। अर्थात आप क्या लिख सकते हो, अर्थात
एक एएमयू की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1 चाहे 6 लिख लो, चाहे 6 कर लो, गुणे 10 के घाते आपका क्या हो गया? -27। ये होता है उसका मास। हम लोगों ने लिख लिया, 1 mu का वेट निकल गया, 1 mu का वेट निकल गया। आप नोट कर लीजिए। जैसे यहीं पे हमें कोई बोल दे, मैंने ले लिया 11 Na23, तो बोले कि मास ऑफ 1 सोडियम Na क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। मास ऑफ 1 सोडियम का क्या होगा भाई? हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? यहां ये कर सकते हैं सर, हमारे पास फार्मूला है मास नंबर, हमारे पास फार्मूला है मास नंबर गुणे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मास नंबर यहां पे देखो कितना है? 23 मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? 1.67 इंटू 10 के पावर -27। इस पूरे का मान हम 1 mu बोलते हैं, तो अर्थात क्या लिख सकते हैं? 23 mu मतलब सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ 1 Na एटम यहां कर लिए होते तो एक सोडियम परमाणु का मान क्या आ गया? 23 mu। क्या आ गया भाई? 23 mu। क्लियर है? 23 AMU आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 23 AMU आ गया। आप सभी नोट कर लीजिए, आप सभी नोट कर लीजिए। रिलेटिव एटॉमिक मास, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। ओके, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? रिलेटिव का मतलब किसी के साथ भाई रिलेशन बताए, किसी के साथ क्या बताए? रिलेशन। तो रिलेटिव एटॉमिक का मास का मतलब यह होता है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान किसी दूसरे परमाणु के कंपैरिजन में कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। आप क्या बोल सकते हो? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मतलब किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कोई हम हो गया या कोई 2 फल आपको दे दिया, एक मैंने दे दिया अंगूर और एक आपको दे दिया आम। अब मैं बोलूं कि भैया ये जो आम है, ये जो आम है, एक हाथ में आपने आम ले लिया और दूसरे हाथ में आपने क्या ले लिया? ग्रेप्स, मतलब मैंगो ग्रेप्स 2 ले लिया। अब मैं बोलूं कि भैया जो आपका मैंगो है वो ग्रेप्स के कंपैरिजन में कितना गुना भारी, तो आप ग्रेप्स के क्या करोगे? कितना गुना भारी है, तो आप ग्रेप्स के वेट से क्या करोगे? मैंगो के वेट में क्या करोगे? भाग दे दोगे, जो वैल्यू आएगा बोलोगे सर इतना गुना भारी है। बात समझ रहे हो? छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे हो गए, ये अंगूर के गुच्छे हो गए भाई, या एक अंगूर ले लो यार, इतना टाइम लगाने से क्या मतलब है? ये छोटा सा अंगूर हो गया, ये छोटा सा अंगूर हो गया, और ये बड़ा सा आपका क्या हो गया? कोई एक फल हो गया, आम हो गया, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में ये कितना गुना है? ये कितना गुना है? तो अगर मान लो मैंने इसका बोला कि इसका वेट क्या है? 50 ग्राम और इसका वेट कितना है? 2 ग्राम। अब मैं बोलूं कि ये कितना गुना भारी है, तो आप कहोगे सर 50 डिवाइड बाई 2, ये 25 गुना क्या है? इससे भारी है। तो रिलेटिव मास ये बताता है कि कौन सा एटम दूसरे के कंपैरिजन में कितना गुना भारी है। समझ में आया? मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास राम बराबर, ठीक है, मास ऑफ एटम बटे, आप क्या कह सकते हो? 1/, या पहले डिफिनेशन कर लें, ऐसे कर दें, आपको डिफिनेशन बता देते जो एनसीईआरटी में लिख रखा। किसी भी परमाणु का
आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है या द्रव्यमान है, संख्या लिखो, जो यह बताता है कि, जो यह बताता है कि वह परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है, ये बातें बताता है कि कितना गुना भाई अधिक है, कितना गुना अधिक है। ये क्लियर करता है किसी परमाणु का अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताता है कि वह परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना अधिक है, ये बात बताता है। तो आप जैसे देख लीजिए, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर, रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ एटम, जो भी एटम होगा उसका द्रव्यमान बटे आपका क्या हो जाएगा, 1/12 गुणे मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ आपका क्या हो जाएगा, कार्बन 12 एन आइसोटोप्स, एक कार्बन 12 के आइसोटोप से कितना गुना भारी है, ये आपका बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि काफी लंबा क्लास हो जाएगा। कल की क्लास में फिर हम मिलेंगे, इसके आगे के टॉपिकों को क्लियर कराएंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आइसोटोप्स के बारे में पढ़ लेंगे, आइसोबार्स मतलब समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इनके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ चले। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और एक बेहतर शिक्षा का अनुभव प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।